हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास में हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण। ये सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं अम्ल आपको करवा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हो। आज की वीडियो में हम करेंगे क्षारक, बेसेस। देखो, अम्ल, क्षार और लवण एक जनरल साइंस का कॉमन टॉपिक है। 10th और 9th की बुक्स में, स्पेशली 10th क्लास की बुक में इसको डिटेल से समझा रखा है। तो आरपीसी सेकंड ग्रेड में भी सिलेबस में है, ये फर्स्ट ग्रेड के जनरल साइंस में भी है, और रीट के सिलेबस में तो है ही है। तो रीट लेवल 2 साइंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और बाकी जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें जनरल साइंस है, उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। तो इसमें मैं आपको डिटेल से क्षारक के बारे में, उनके करेक्टरिस्टिक्स, गुणों के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास लवण, और उसके बाद में फिर अम्ल, क्षार और लवण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू जितने भी बन सकते हैं, लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास है, वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो, क्षारक का मतलब है बेसिस, यानी इन्हें भस्म भी कहते हैं। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्षारक वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। जैसे हमने आर्हेनियस और लोरी और ब्रोंस्टेड की जो आधुनिक अवधारणा है, इन दोनों के आधार पर हमने अम्ल और क्षार की परिभाषा के बारे में बात करी है। तो अम्लों की परिभाषा में हमने पढ़ा कि अम्ल वो है जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ देते हैं। ये तो है अम्लों की परिभाषा आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार। और क्षार वो है जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देंगे। जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो क्षार है। और जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो अम्ल है। ये आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार है। जैसे यहाँ पर NaOH एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको जलीय विलयन में डिसोशिएट किया जाएगा, वियोजन किया जाएगा, तो ये अपने जो इसके जो आयन है Na+ और OH-, इनमें इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। तो ये जलीय विलयन में क्या दे रहा है? OH-, यानी ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, इसलिए ये क्षार है। इसी तरह से अगर हम लोरी और ब्रोंस्टेड की जो आधुनिक संकल्पना है, या जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत, प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत की अगर बात करें, तो इस लोरी और ब्रोंस्टेड के अनुसार अम्ल वो है जो प्रोटॉन दे सकता है। अम्ल वो है जो प्रोटॉन दे सकता है, ठीक है। और क्षारक वो है जो प्रोटॉन ले सकता है। तो जो प्रोटॉन दे सकता है किसी दूसरे को, जो प्रोटॉन दे सकता है वो तो अम्ल है, और जो प्रोटॉन ले सकता है वो क्षार है। यानी क्षार क्या हो गए? क्षार वो पदार्थ हो गए जो प्रोटॉन ले सकता है, जो प्रोटॉन ले सकता है। तो लोरी और ब्रोंस्टेड की आधुनिक संकल्पना के अनुसार क्षारक वे पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। जैसे अमोनिया को अगर जल में घोले तो ये जल से H2O से प्रोटॉन H+ ले लेता है, अतः अमोनिया NH3 एक क्षारक है। जैसे ये अभिक्रिया होती है, इसको हम देखते हैं। अमोनिया NH3 अगर इसकी जल से अभिक्रिया होती है तो ये NH4+ बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि जल का वियोजन इस तरह से होगा H+ और OH- में से। ये H+ जो है, ये H+ अमोनिया ले लेगा, तो अमोनिया NH3 है ही पहले से, और H+ ले लिया तो अमोनिया हो गया NH4 1+। ठीक है। नाइट्रोजन -3 होती है और हाइड्रोजन +1 होता है, तो 3 1 नाइट्रोजन के बराबर, तो 3 हाइड्रोजन। लेकिन अभी हाइड्रोजन 4 है, तो पॉजिटिव चार्ज 4 हो गए, इसलिए 1+ लगाएंगे इस पर, NH4+। तो इसने क्या किया? प्रोटॉन ले लिया। तो वह जो प्रोटॉन ले सकता है क्षारक है, इसलिए यहाँ पर NH3 अमोनिया क्या है? क्षारक है। अब देखो, अधिकांश क्षारक जो होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं। अधिकांश जल में अविलेय होते हैं, जल में घुलते नहीं है। तो जो जल में घुलते नहीं है, जल में अविलेय है, वो हमारे ज्यादा काम के नहीं है। अब वो क्षारक जो जल में घुलते हैं, यानी जो जल में विलय हो जाएंगे, उन क्षारकों को हम कहेंगे क्षार। देखो, थोड़ा सा आगे फर्क है। हम जनरली कॉमन में ही इन दोनों का उपयोग करते हैं, क्षारक और क्षार। लेकिन इनमें फर्क क्या है? देखो, आपको ध्यान देना है कि क्षारक तो सारे ही है, सभी क्षारक है, लेकिन जो जल में घुल जाएंगे, जो जल में विलय है, ऐसे क्षारकों को हम कहेंगे क्षार, एल्काली। यानी ऑल आर द बेसिस, बट द बेसिस विच कैन डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्काली। ऐसे बेसिस जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, जो पानी में घुल जाएंगे, जो जल में विलय हो जाएंगे, उन्हें हम कहेंगे क्षार। और ये क्षार ही हमारे लिए काम में आएंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं क्षारों के साथ ही होगी, क्योंकि जलीय विलयन में अभिक्रियाएं क्षार की होगी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या है? ये क्षार है। जल में विलय क्षारक अर्थात क्षार, एल्काली अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अधिकांश उपयोगी रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय विलयन में ही संपन्न होती है। अब देखो, ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये क्षारक है, क्षार नहीं है। फेरस ऑक्साइड FeO, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH2 आदि जल में अविलेय क्षारक है, इनसोल्यूबल बेसिस। ये बेसिस है, क्षारक है, क्षार नहीं है। क्षार कौन होगा? क्षार होगा NaOH, KOH, NH4OH। क्यों? क्योंकि ये जल में विलय है, जल में घुलते हैं। तो ऐसे
क्षार, ऐसे क्षारक, ऐसे क्षारक, ऐसे बेसेस, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाएंगे उनको हम कहेंगे क्षार, और जो नहीं घुलेंगे वो क्षारक। ठीक है, तो एल्काली हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसेस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल एल्काली आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट द एल्काली। सारे क्षार क्षारक है लेकिन सारे के सारे क्षारक क्षार नहीं है। कौन से क्षारक क्षार है? वो बेसेस, वो क्षारक क्षार है जो जल में घुल जाते हैं, विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्षारकों के गुणों की। क्षारक के क्या क्या गुण होते हैं देखो। तो क्षारकों के गुणों की अगर हम बात करें तो क्षारकों के गुण है कि सभी क्षारक अम्लों से अभिक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, हमें पता है कि जब एक अम्ल की अभिक्रिया एक क्षार से होती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस अभिक्रिया के उत्पाद में एक लवण और एक जल बनता है। जब भी कोई अम्ल, जैसे मान लो एक अम्ल उदाहरण ले लेते हैं हम, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया अगर किसी क्षार के साथ, जैसे हम एक क्षार का उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं NaOH, इसके साथ होती है तो इसका Na+ इसके माइनस के साथ Cl के साथ जाके एक लवण बनाता है NaCl। लवण यहाँ पर हो जाएगा NaCl और वाटर, जल बनेगा। यानी ये अभिक्रिया उदासीनीकरण होने के बाद न तो अम्ल अम्ल रहता है और न क्षार क्षार रहता है, वहाँ पर क्या बन जाता है? लवण बन जाता है, और लवण ज़्यादातर उदासीन होते हैं। लवण और जल बन जाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये होती है। और इनका स्वाद जो है वो कड़वा होता है, क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। अगला गुण है कि क्षारों को छूने पर साबुन जैसी चिकनाहट लगती है, यानी दे फील सोपी वाइल टचिंग। व्हेन वी टच द बेसेस दे फील सोपी। जब हम उनको टच करते हैं तो साबुन जैसी फीलिंग आती है, चिकने होते हैं, ये चिकनाहट होती है इनके पास। इनके विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, अर्थात ये विद्युत अपघट्य भी होती है। ये विद्युत अपघट्य होते हैं, क्यों होते हैं विद्युत अपघट्य? क्योंकि जिस भी विलयन में अगर थोड़ा सा भी क्षार मिला दिया जाएगा तो क्षार क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। और जब आयन उत्पन्न हो गए और वो आयन अगर प्रवाह कर रहे, उस विलयन में से आयन अगर बह रहे, तो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में अगर ये दो इलेक्ट्रोड जोड़ दिया जाए तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, चार्ज फ्लो करेंगे। और जब आवेश प्रवाह होने लग जाएंगे तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहेंगे, तो धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो ये क्या हो गए? विद्युत अपघट्य हो गए। ये कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। देखो, सभी धातुओं के साथ इनकी अभिक्रिया नहीं होती, केवल कुछ धातुओं के साथ ही अभिक्रिया करते हैं। और जब ये अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यही अभिक्रिया अम्लों की भी जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, और क्षारों की भी जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनता है। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनते हैं, जटिल लवण बनते हैं, और केवल कुछ एक ऐसी धातु हैं जिनके साथ ये अभिक्रिया करते हैं, सभी धातुओं के साथ नहीं करते। जिस तरह से अम्ल लगभग सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, उस तरह से क्षार सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अगले गुण की बात करें हम अगर क्षारों की, तो देखो ये अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अधातु ऑक्साइड क्या है? अधातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। याद रखना के लिए बोला था मैंने आपको, अधातु अम्लीय होता है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। धातु ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। ठीक है, धातु के जितने भी ऑक्साइड है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी धातुएं, तो इनके जो भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनेंगे, जैसे सोडियम का ऑक्साइड Na2O है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO है, ये सारे के सारे धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जबकि अधातु ऑक्साइड, जैसे कार्बन एक अधातु है तो कार्बन का ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से सल्फर का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये जो अधातु ऑक्साइड है वो अम्लीय है, तभी तो अम्लीय वर्षा करते हैं। इनके साथ में अगर हम, क्योंकि ये अम्लीय है और इनके साथ अगर किसी क्षार की अभिक्रिया करवाए तो वो अभिक्रिया हो जाती है और उदासीनीकरण अभिक्रिया के जैसे उत्पाद बनते हैं, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद बनता है। और वो उत्पाद क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है लवण और जल। तो यहाँ पर भी लवण और जल बनेगा। क्यों बनेगा लवण और जल? क्योंकि ये जो है अधातु ऑक्साइड, ये क्या है? अम्लीय प्रकृति का है, ये अम्ल है। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? क्षार के साथ हो रही है। और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उत्पाद क्या बनेगा? लवण और जल। इसलिए क्षार किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये फिनोप्थेलिन को गुलाबी, लिटमस को नीला और मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। ये सूचक है, इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अनील, अम्ल नीले को कर देता है लाल। जब अम्ल नीले को लाल करता है तो क्षार लाल को नीला करता है। तो क्षार यानी लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। और फिनोप्थेलिन अम्ल में रंगहीन होता है लेकिन क्षार में गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग होता है फिनोप्थेलिन का। और मेथिल ऑरेंज के रंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेथिल ऑरेंज जो है वो अम्लों में लाल रंग और क्षारों में पीला रंग देता है। तो मेथिल ऑरेंज को पीला, फिनोप्थेलिन को गुलाबी और लिटमस को नीला ये कर देंगे। ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, अर्थात दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन या धनायन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। लोरी और ब्रोंस्टेन के उदाहरण के अनुसार ये दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन ले सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रो OH-
ठीक है, नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये ऋणात्मक आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऋणात्मक आयन प्रोड्यूस कब करेंगे? जब ये दूसरों से प्रोटॉन लेने की इनकी क्षमता होगी, तो दूसरों से प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं। पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है, हमें पता है 7 पीएच वैल्यू पर उदासीन होता है, 7 से कम पर अम्ल और 7 से अधिक पर क्षार। तो क्षारों की पीएच का मान 7 से अधिक होता है। देखो क्षार भी संक्षारक होते हैं, जैसे अम्ल संक्षारक होते हैं, कोरोसिव जलाने वाले, उस तरह से ये भी कोरोसिव नेचर के होते हैं, संक्षारक होते हैं। क्षार भी प्रबल अम्ल की भांति संक्षारक होते हैं, कोरोसिव होते हैं, अर्थात धातु, लकड़ी, कागज, कपड़ा और त्वचा आदि के संपर्क में आने पर इन्हें झुलसाने या गलाने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन इनकी संक्षारक प्रकृति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है, यानी अम्ल ज्यादा संक्षारक होते हैं, क्षार की तुलना में क्षार कम होते हैं। अगली अगर हम इनके गुण की बात करें तो क्षार जो है वो तेल और वसा के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। देखो साबुन बनाने की ये विधि है, ठीक है। साबुन कैसे बनाया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए हमें जो चाहिए कच्चा माल, तो उसके लिए हमें चाहिए वसा, तेल या वसा, और इनके साथ में हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्षार चाहिए कोई भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं, ठीक है। कपड़े धोने की साबुन और नहाने के जो साबुन बनाते हैं तो उनके लिए हम सोडियम और पोटेशियम काम में लेते हैं, शैम्पू और इनके लिए। तो यहाँ पर देखो ये जो अभिक्रिया है इसको आप समझने की कोशिश करो। ये जो 3 इकाइयाँ आपको दिख रही है ना, CH2O CO C17H35, इस तरह से 3 इकाइयाँ हैं और ये आपस में जुड़ी रहती है, यानी ऊपर वाला C इससे ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ये C इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ये जो है ये 3 अणु यहाँ पर है ग्लिसरॉल ट्राई एस्टीरेट के, ठीक है। ये एस्टीरेट है, एस्टेरोइक हमने ऑयल लिया तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एस्टीरेट, ग्लिसरॉल ट्राई एस्टीरेट इसका नाम हो गया। इसका नाम हो गया ग्लिसरॉल ट्राई एस्टीरेट। ग्लिसरॉल ट्राई एस्टीरेट की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणुओं के साथ होती है, 3 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के यानी 3NaOH, तो ये उत्पाद बनता है 3 अणु C17H35COONA। देखो यहाँ तीनों के तीनों ये जो है ना C17H35COO और Na यहाँ से आ जाएगा। अब जब COO ये इतना यहाँ तक आ गया इधर, तो इधर क्या बचा? ये तो इसके साथ आ गया, इतना तो पूरा इसके साथ आ गया, इतना आ गया। C17H35COO और Na ये इतना एक साथ आ गया और ये बन गया साबुन, ठीक है। ये C17H35COONA और बाकी क्या बचा? इधर तो OH बचा और इधर CH2 बता, तो ये CH2OH, यहाँ पर CHOH और यहाँ पर CH2OH। ये जो है ना इसका नाम है ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है। और ये जो बना ये साबुन है, ये साबुन है, ठीक है। तो ये सोडियम एस्टीरेट हो गया, इसका नाम है सोडियम एस्टीरेट, इसका नाम है ग्लिसरॉल ट्राई एस्टीरेट, 3 है इसलिए ग्लिसरॉल ट्राई एस्टीरेट, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ही, और ये बन गया साबुन जो है सोडियम। यहाँ पर सोडियम में पोटेशियम हो सकता है तो पोटेशियम हो जाएगा, और सोडियम है तो सोडियम एस्टीरेट, ठीक है। ये साबुन और ये हमें मिला साथ में क्या मिला? बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल बना। तो ये जो क्षार होते हैं NaOH और KOH, इनका एक उपयोग है कि तेल और वसा से अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। अब अगला इनका गुण की हम बात करते हैं कि प्रबलता के आधार पर क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, यानी प्रकार, क्षारकों के प्रकार 2 प्रकार है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो प्रबल और दुर्बल जैसे अम्ल थे वैसे ये भी है। अम्ल में प्रबल वो था जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता था, तो क्षार में प्रबल वो है जो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड OH- आयन देगा। यानी ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH- ये माइनस होते हैं, OH- उत्पन्न करेंगे, OH नेगेटिव, उन्हें हम प्रबल क्षारक कहेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों प्रबल क्षार है। क्यों? क्योंकि पूर्णतः जल में घुल जाते हैं, ये क्षार है, ठीक है, एल्काली है, तो पूरी तरह से घुलते हैं और ज़्यादा OH- आयन देते हैं, ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, इसलिए प्रबल है। दुर्बल क्षार जो पूरी तरह से नहीं घुलते, कम घुलते और कम OH- यानी कम हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएंगे दुर्बल क्षार। जैसे ऐसे दुर्बल क्षारक, ऐसे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से यानी पार्शियली विलय होते, कम मात्रा में घुलते और कम मात्रा में ही हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ये दुर्बल क्षार होते हैं। क्यों है दुर्बल क्षार? क्योंकि कम मात्रा में घुलते हैं और कम मात्रा में ही हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये दुर्बल क्षार है। अब बात करते हैं क्षारकों के उपयोग की। यूजेस ऑफ बेसिस, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ बेसिस, इनके अलग अलग उपयोग क्या है? तो सबसे पहला उपयोग इनका है कि अम्लों के उदासीनीकरण में पता है कि जब एक अम्ल की अभिक्रिया एक क्षार के साथ होगी तो लवण और जल बनेगा, और इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्लों को उदासीन करने के लिए क्षारकों का उपयोग किया जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है।
प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में क्षारक काम में आते हैं। NaOH, KOH, MgOH2, CaOH2 ये सारे प्रयोगशाला में काम में आते हैं। लवणों के निर्माण में, लवण का निर्माण तभी होगा जब एक अम्ल की अभिक्रिया एक क्षार के साथ होगी। जैसे यहाँ पर HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ में हो रही है और लवण सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, खाने का नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। इस तरह से लवणों के निर्माण में विद्युत अपघट्य के रूप में ये भी हमने देखा कि ये विद्युत के सुचालक है, इसलिए विद्युत अपघट्य के रूप में, क्योंकि ये किसी में मिलाने पर, किसी विलयन में मिलाने पर उस विलयन में आयन उत्पन्न करेंगे, इसलिए विद्युत अपघट्य के रूप में। कपड़ा, साबुन, औषधि यानी ड्रग्स और कागज, पेट्रोलियम आदि उद्योगों में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये इनके उपयोग है, क्षारों के उपयोग। कुछ महत्वपूर्ण क्षारक और उनके उपयोग की अगर हम अलग अलग से बात करें तो वो इस तरह से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब ये क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है इसको समझते हैं। देखो, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर लिया है, यानी जलीय सोडियम क्लोराइड, ये खाने का नमक है, तो नमक का जलीय विलयन हमें लेना है। नमक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी विद्युत के द्वारा जब इसका अपघटन किया जाता है, तो यहाँ पर हमें दो उत्पाद मिलते हैं। एक तो NaOH जो कि है क्षार, और एक Cl2 यानी क्लोरीन गैस। तो क्योंकि एक क्लोरीन मिल रहा है इसलिए क्लोर, और एक क्षार मिल रहा है इसलिए क्षार, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों है क्लोर क्षार प्रक्रिया? क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इस प्रक्रिया में हमें एक क्लोरीन गैस और एक क्षार NaOH मिलता है। तो ये NaOH का निर्माण, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। जब कैसे किया जाता है? जब हम NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनको हम बैटरी से कनेक्ट करके और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये लंबी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल होती है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम कहते हैं एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को कहते हैं कैथोड। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है वो है एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो है कैथोड। तो अब यहाँ पर देखो, क्लोरीन पर माइनस का चार्ज होता है, क्लोरीन गैस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी धन इलेक्ट्रोड पर इकट्ठी होगी। यानी एनोड पर कौन सी गैस इकट्ठी होगी? यहाँ पर एनोड पर क्लोरीन गैस इकट्ठी होगी, और कैथोड पर हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलेगा। तो इस तरह से इसका निर्माण किया जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा। अब इसका उपयोग क्या है? तो देखो, कास्टिक सोडा बनाने में कास्टिक सोडा NaOH ही है। ठीक है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। NaOH का भी हमने देखा, साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, उससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन अलग करने में, कागज में और कपड़ा उद्योग में, सफाई करने में, दवा निर्माण में, और रेयोन एक जो संश्लेषित फाइबर है उसके निर्माण में भी NaOH का प्रयोग किया जाता है, रेयोन के निर्माण में। ठीक है, अब हम अगले हमारे क्षारक की बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को समझते हैं हम। देखो, औद्योगिक निर्माण में देखो, ये चूना पत्थर से बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये चूने का पानी है। मैंने आपको फर्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया वाला हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया इसके बारे में, ये अभिक्रिया के बारे में हमने वहाँ पर बात की थी कि जब चूना पत्थर या ताज़ा चूना कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो चूने का पानी यानी बुझा हुआ चूना हमको मिलता है, जिसको हम कहेंगे CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से इसका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो चूना और चूना का पानी, इन दोनों का औद्योगिक निर्माण में बहुत काम में आता है ये। ठीक है, निर्माण करने में, जैसे सीमेंट बनाने में इसी चूने का काम आता है, चूना पत्थर का काम आता है। तो औद्योगिक निर्माण में काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर जो है ना वो ब्लीच का मतलब होता है रंग निकालना, यानी कपड़ों का रंग निकालना, ब्लीचिंग करना, या कागज का रंग निकालना, उसमें से रंगहीन करने के लिए ब्लीच किया जाता है, ब्लीच करना। तो ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो इसका निर्माण देखो इस तरह से किया जाता है कि जब बुझे हुए चूने पर CaOH2 या चूने का पानी जिसको हम कहेंगे, इस बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दीवारों की रंगाई में, क्योंकि ये चूने का पानी, यही सफ़ेदी है, ये चूना पत्थर है, इसको पानी में मिलाया, ये चूने का पानी मिला जिसको हम कहते हैं सफ़ेदी, और ये सफ़ेदी हम दीवारों पर लगाने काम में आते हैं। और फिर ये दीवारें सफ़ेद हो जाती है, चमकदार हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो वो अभिक्रिया में हमने वहाँ पर पढ़ी थी कि जब ये चूने का पानी जो हमने लगाया, सफ़ेदी जो हमने दीवारों पर लगाई, ये वायु में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके 2-3 दिन बाद में
ये बनाएगी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो सफ़ेद, एकदम सफ़ेद रंग का होता है, चमकदार होता है। चौक का रासायनिक सूत्र यही है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी तरह से संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र यही है CaCO3। तो चौक जिस तरह से सफ़ेद होती है, संगमरमर मार्बल जिस तरह से वाइट कलर का होता है, उसी तरह से दीवारों पर भी ये वाइट एक पतली पट्टी ऊपर जमा हो जाती है, ये अभिक्रिया होने के बाद में। तो इसलिए दीवारों की रंगाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कठोर जल के मृदुकरण में, कठोर जल जो हार्ड वाटर होता है, कठोर जल, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, कठोर जल में कपड़े अच्छे से नहीं धुलते, साबुन जो है वो खर्च हो जाती है ज़्यादा, मेल के साथ में उसकी अभिक्रिया नहीं हो पाती डर्ट के साथ में, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, यानी उसको मृदु करने के लिए भी ये प्रयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करता है कि उसमें जो अघुलनशील जो लवण होते हैं उनको घुलनशील बना दिया जाता है। कैल्शियम जो सोडियम के जो लवण होते हैं उनको बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट में बदल दिया जाता है। तो ये यहाँ पर भी इसका उपयोग है मिट्टी की अम्लीयता को कम करने में, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या है, क्षारीय है। भाई कैल्शियम OH वाले सारे क्षार होते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो अगर कोई अम्लीय मिट्टी है तो वहाँ पर उस अम्लीय मिट्टी में चूना मिलाया जाता है। तो चूना इसीलिए मिलाया जाता है क्योंकि उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और जो क्षारीय है, जो मिट्टी की अम्लीयता को कम कर देगा। चर्म उद्योग में और दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH2। देखो ये एक दुर्बल क्षार होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमने अभी प्रबल दुर्बल में पढ़ा। तो NaOH और KOH ये तो हमारे प्रबल क्षार थे, NaOH और KOH तो, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल क्षार थे। तो एक तो इसका उपयोग है पेट की अम्लता, एसिडिटी को दूर करने में एज एन एंटासिड। ठीक है, जो इनू पीते हैं हम, जब कई बार अम्लता होती है तो इनू जो पीते हैं तो उसमें यही होता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीशियम है ना, इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नाम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एंटासिड है क्योंकि दुर्बल क्षार है, और पेट की अम्लता हमें पता है किसकी वजह से होती है, एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर एक्सेस हो, ज़्यादा बन गया किसी वजह से, तो इसलिए अम्लता, खट्टी डकारें और जलन ये शिकायत होती है। तो इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हम बाहर से क्या लेते हैं, या तो हम बेकिंग सोडा ले सकते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। तो जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं जो कि एक दुर्बल क्षार है, तो इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, लवण का निर्माण हो जाता है MgCl2, ये मिलकर लवण बना लेगा MgCl2 और H2। चीनी उद्योग में इसका काम आता है। अम्लीय विषाक्तता को दूर करने में भी प्रतिविष के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की। देखो पोटेशियम एक तो साबुन के निर्माण में काम आता है, मैंने आपको बताया NaOH और KOH ये दोनों है साबुन के निर्माण में काम आते हैं। अभी हमने जो अभिक्रिया देखी NaOH और KOH, ठीक है। और एक सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के अवशोषण में भी इसको प्रयोग किया जाता है। ये गैसों के अवशोषण में, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक के रूप में, अगर वो एक प्रयोग है जिसमें हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण की जरूरी होती है, इसमें वो जो प्रयोगशाला में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एक गमले में हम पौधा लगा के और उस गमले में वहाँ पर एक वाच डिस्क में या उसमें KOH रख देते हैं, और इसको फिर हम एक थैली से, पॉलीथीन से अच्छे से बंद करके रख देते हैं। तो जितनी भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको तो ये अवशोषित कर लेता है, कौन, KOH। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाती पौधे को, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। और एक और गमला ऐसा ही लेके, ऐसा पौधा लगा के उसमें बिना KOH के उसको रखा जाता है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसको हम आयोडीन टेस्ट करके पता लगाते हैं। पत्तियों से जो आयोडीन टेस्ट करते हैं उससे पता चल जाता है। तो ये अच्छा अवशोषक है इन गैसों का, SO2 और CO2 का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको चूना पत्थर या ताज़ा चूना कहते हैं, तो इसका प्रयोग क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। CaOCl2 जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, उसके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर की अभी हमने देखा कैसे बनाया जाता था ब्लीचिंग पाउडर, कि जब हम स्लेक्ट लाइम, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस पास करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। Cl2 पास करने पर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बनेगा। तो ये बनाया कैसे जाएगा स्लेक्ट लाइम, पहले इसी से तो बनाया जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड से। जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO की अभिक्रिया पानी के साथ में होगी तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और ये CH2 स्लेक्ट लाइम बुझा हुआ चूना पर फिर बाद में हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो बनेगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, और कास्टिक सोडा NaOH के औद्योगिक निर्माण में, NaOH के निर्माण में ये काम आता है। NaOH का निर्माण कैसे होता है, तो NaOH के निर्माण की एक तो वो क्लोर एल्काली प्रोसेस थी, इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड्स हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड दीवारों की पुताई और जुड़ाई में चूने से, जो सीमेंट की जगह जहाँ चूना करके दीवारों को जुड़ाई करते हैं, ईंटों में जो चिनाई करते हैं, दीवार बनाते हैं, तो वहाँ पर भी ये चूना काम में आता है कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड औषधि और रबर निर्माण में इसका उपयोग होता है।
तो ये कुछ क्षारक थे मुख्य मुख्य और उनके उपयोग की बात थी। अब हम बात करते हैं पीएच की, कि पीएच क्या है। देखो पीएच एक स्केल है और पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। पीएच एक संख्यात्मक मापक स्केल है जो पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। यदि किसी विलयन के, ये इसकी परिभाषा है पीएच की, यदि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक पीएच कहलाता है। यानी पीएच क्या है, पीएच है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक। देखो ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, H+ और ये बड़े कोष्ठक या ये ब्रैकेट से लिखते हैं, ये इसका सांद्रण या सांद्रता है। यानी अभी ये जो आपके सामने लिखा है इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का व्युत्क्रम, यानी इसको जब हम 1 करके लिखेंगे तो ये हो गया इसका व्युत्क्रम, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का व्युत्क्रम 1/H+ ब्रैकेट में। इसका माइनस इसका लघु गुणक यानी इसका लॉग, इसका लोगरिथम, इसका लघु गुणक क्या कहलाएगा, पीएच कहलाएगा। सो पीएच क्या हो गया, किसी विलयन के 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक हो गया। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का व्युत्क्रम का लघु गुणक, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। यानी pH इज इक्वल टू log 1/H+, ठीक है। ये pH का मान होता है, इसका डेफिनेशन है। और ये एक संख्यात्मक स्केल है जिसमें 0 से 14 तक मान होते हैं। और pH के मान के हिसाब से विलयन की प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से है। देखो आप 0 से, ये एक स्केल होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है उस हिसाब से इस पर मान होते हैं। 7 पर ये उदासीन होती है और 0 पर ये प्रबल अम्ल होती है और 14 पे ये प्रबल क्षार होती है। यानी जो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होंगे वो 0 के आसपास यहाँ पर होंगे प्रबल अम्ल, और जो प्रबल क्षार होंगे वो 14 के आसपास यहाँ होंगे, बीच में उदासीन है, ठीक है, 7 पे। तो 0 से 3.5 वाले प्रबल अम्ल होंगे क्योंकि ये 0 के आसपास है यहाँ पर। तो 0 से 3.5 तक यहाँ पर ये प्रबल अम्ल हो गए और 3.5 से 6.9 तक ये दुर्बल अम्ल हो गए। अब 3.5 से लेकर 6.9 तक यहाँ तक ये है तो अम्ल लेकिन दुर्बल अम्ल है। अब प्रबल क्षार कहाँ पर है, 14 पर। तो 14 के आसपास यहाँ प्रबल क्षार होंगे और 7 के आसपास यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर दुर्बल क्षार हो जाएंगे। और 7 पे उदासीन है, 7 पे न्यूट्रल उदासीन है ही, 7 पे उदासीन है। 7 से 10.5 तक दुर्बल क्षार होते हैं, 7 से लेके 10.5 तक, ठीक है, यहाँ पर दुर्बल क्षार हो गए ये, और 10.5 या इससे अधिक वाले प्रबल क्षार हो गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 0 से 3.5 तक वाले तो प्रबल अम्ल होते हैं और 3.5 से 7 के बीच में यानी 3.5 से 6.9 तक ये हो गए दुर्बल अम्ल, ठीक है। और 7 पे हो गया उदासीन, और 7.1 से लेके 10.5 तक ये हो गए दुर्बल क्षार, और 10.5 से 14 तक हो गए प्रबल क्षार। प्रबलता किनारों पे है, प्रबल अम्ल 0 और प्रबल क्षार 14 पे, 7 पे उदासीन। अब बात करते हैं सार्वत्रिक सूचक की, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो ऐसे तो बहुत सारे सूचक अभी हमने पढ़े, मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थेलिन है, नीला और लाल लिटमस पत्थर है, हल्दी है, सारे हैं। लेकिन उनके साथ में ये समस्या क्या है कि वो केवल ये बताएंगे कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है, ये नहीं बताएंगे कि उसकी पीएच क्या है। तो पीएच पता करने के लिए हम पता करेंगे, उपयोग में करेंगे, सार्वत्रिक सूचक उपयोग में लेंगे। यानी सामान्य सूचक जैसे लिटमस, मिथाइल ऑरेंज आदि केवल किसी विलयन की क्षारीय या अम्लीय प्रकृति की सूचना मात्र देते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ये नहीं बताएंगे कि प्रबल अम्ल है कि प्रबल क्षार है, कि दुर्बल अम्ल है कि दुर्बल क्षार है। इनसे विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या संख्या का पता नहीं चलता। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या संख्या का पता चलेगा तभी पीएच का पता चलेगा, और जब पीएच का पता चलेगा तभी हम कह सकते हैं कि वो प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, कि प्रबल क्षार है कि दुर्बल क्षार है। अर्थात ये नहीं बता सकते कि विलयन प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार है। इसके लिए सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, ये कई सूचकों का मिश्रण होता है। इसमें ना लिटमस भी, फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, इस तरह से बहुत सारे सूचकों का मिश्रण करके इसको बनाया जाता है। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, यानी ये जो सार्वत्रिक सूचक है ना, ये अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग दिखाएगा। जितनी हाइड्रोजन की सांद्रता है ना उसके हिसाब से अलग अलग रंग दिखाएगा। तो यदि ये किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है और इसकी सहायता से विलयन का पीएच का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सार्वत्रिक सूचक होता है। अब ये होता कैसा है या किस तरह से रंग दिखाता है और किस रंग पर कितनी पीएच आती है, देखो ये इस तरह से इसमें रंग होते हैं। 0 से 14 की पीएच पर अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। 0 पर चटक लाल डार्क रेड कलर होता है
और 3 तक ये हल्का लाल रंग होता है, यहाँ तक ये हल्का लाल रंग होता है, यहाँ तक यहाँ पर लाल है। 7 पर जो रंग होता है वो हरा रंग होता है, उदासीन पे हरा रंग होता है। और 14 पे जो प्रबल क्षार है यहाँ पर बैंगनी रंग होता है। और अब अलग अलग पीएच पर, यानी कि जब वो प्रबल क्षार है तो बैंगनी, थोड़ा हल्का बैंगनी, डार्क बैंगनी, इस तरह से यहाँ पर ये रंग आएंगे इस विलयन में डुबोने पर। या इसके सार्वत्रिक सूचक के पेपर भी आते हैं, जैसे लिटमस के पेपर आते हैं उस तरह से सार्वत्रिक सूचक पेपर भी आते हैं। अगर हरा रंग आ रहा है तो वो उदासीन है, और अगर वो डार्क रेड यानी चटक लाल रंग आ रहा है तो वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। और अगर ये हल्का लाल इस तरह का रंग आ रहा है, पीला जैसा यहाँ पर आ रहा है, तो ये 5-6 के आसपास की पीएच हो जाएगी। ठीक है। जैसे अगर गैस्ट्रिक जूस जो हमारे आमाशय में बनता है, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसकी पीएच 1 होती है। नींबू की पीएच 2.2 होती है, तो उसका रंग इस तरह से आएगा। प्योर वाटर 7 पर हरा, ये आएगा आपका हरा रंग। और हमारा जो खून होता है वो हल्का क्षारीय होता है, 7.4, याद रखना 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीएच 10 होती है, इसलिए हमने इसको दुर्बल क्षार कहा गया है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल क्षार है, इसकी पीएच 14 के आसपास आती है। अब किसकी पीएच कितनी होती है उसकी हम बात करते हैं। ये देखो, रंग और पीएच के मान की अगर हम बात करें तो 0 पर चटक लाल डार्क रेड कलर आता है, 1 और 2 पर लाल रंग आता है इसमें, और 7 पर नारंगी ऑरेंज रेड, ठीक है, नारंगी रंग ऑरेंज रेड आता है 7 पर। और उदासीन विलयन है, नारंगी रंग आता है 4 पर, 5 नारंगी पीला रंग आता है अगर पीएच 5 है तो, हरित पीला 6 पे, और हरा रंग आता है 7 पे। उदासीन 7 पे, हरित नीला 8 पे, नीला 9 पीएच पे, समुद्री नीला 10 पीएच पे, नील लोहित पर्पल कलर 11 पे, गहरी नीला 12 पे, और बैंगनी 13 या 14 पे। ठीक है। तो इस तरह से ये कलर आते हैं अलग अलग पीएच के मान पर। कुछ पदार्थों के पीएच का मान, जैसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कंसंट्रेट HCl, इसकी पीएच का मान 0 होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल है। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो है, इसकी पीएच 1 होती है, तो ये भी प्रबल अम्ल है। आमाशय में जो हमारे पाचक रस बनता है उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है, उसकी पीएच का मान 1.5 होता है, ये भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है। डाइजेस्टिव जूस, नींबू का रस, ये 2.5, तो ये हालांकि अम्ली है लेकिन उतना प्रबल अब नहीं है, थोड़ा कम हो गया। शराब 3.5 इसकी पीएच होती है, तो ये दुर्बल अम्ल हो गया। सिरका 4, 3.5 तक को हम प्रबल ही कहेंगे, वैसे 3.5 के बाद वालों को हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। तो सिरके विनेगर का पीएच 4 होता है, दुर्बल अम्ल हो गया। बियर 4.5 दुर्बल अम्ल। कॉफ़ी 5, तो कॉफ़ी की और चाय की पीएच यही होती है लगभग, तो ये अम्लीय होते हैं। ज़्यादा होने से अम्लता, ये ज़्यादा पीने से अम्लता खोज करते हैं, अम्लता के कारण बनते हैं। शीतल पेय जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है, कोक्स वगैरह, तो उनकी पीएच 5.5 दुर्बल अम्लीय है। दूध की पीएच 6.5 होती है, 7 पे उदासीन होता है। जैसे जैसे दूध खट्टा होता जाता है उसकी पीएच कम होती जाती है, और वो जब वो खट्टा हो जाता है तो वो खराब हो जाता है ज़्यादा अम्ल बनने की वजह से। तो पीएच, दूध को लंबे समय तक अगर प्रिजर्व करके रखना है तो उसमें हमें कोई ऐसा क्षारीय पदार्थ मिला देना चाहिए। जैसे ज़्यादातर क्या करते हैं, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं। ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3, तो बेकिंग सोडा क्या है, दुर्बल क्षार है, तो ये इसकी पीएच को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, यानी 6.5 से अगर ये 7 कर लेगा तो अब इस पीएच को वापस कम होने में, 6.5 होने में जैसे मान लो 4-6 घंटे लग गए, तो 4-6 घंटे तक ज़्यादा ये सुरक्षित रह जाएगा, ख़राब नहीं होगा। अशुद्ध जल प्योर वाटर जो होता है उसकी पीएच 7 होती है। लार खाना खाने से पहले हमारे लार की पीएच 7.4, यानी देखो हल्का क्षारीय माध्यम है, 7 पे उदासीन है। और खाना खाने के बाद जो पीएच है लार की वो बदलकर 6 हो गई, यानी अब थोड़ा सा अम्लीय हो गया। क्योंकि रक्त की पीएच 7.4 होती है, हल्का क्षारीय द्रव है हमारा रक्त जो है, 7.4 होती है। अंडे की पीएच 7.7 क्षारीय है। यूरिन जो मानव मूत्र है उसकी पीएच 6 होती है, यानी ये भी अम्लीय है, हल्का अम्लीय है। दंतमंजन टूथपेस्ट की पीएच 8 होती है, देखो 8 पीएच यानी हल्का क्षार। क्यों होती है, क्योंकि खाने के बाद आप देखो या खाने से पूर्व देखो अम्लीय है, और ज़्यादा अगर अम्लीय पीएच रहेगी या खाना खाने के बाद कुछ अवशेष अगर बचे हुए हैं तो उन पर बैक्टीरिया जो है, जीवाणु अभिक्रिया करके अम्ल बनाएंगे, हमारे बकल कैविटी, हमारे मुंह में अम्ल बनाएंगे। उस अम्ल की वजह से हमारे दांत खराब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं। तो उस अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए दंतमंजन कैसे होनी चाहिए, क्षारीय होनी चाहिए, तभी तो वो अम्ल को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, उदासीन कर पाएंगे। तो इसलिए दंतमंजन की प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय, दुर्बल क्षार होते हैं, 8 के आसपास इनकी पीएच होती है। खाने वाला सोडा जो बेकिंग सोडा होता है, इसकी पीएच 8.5 होती है। और धावन सोडा, कपड़े धोने का जो सोडा है, वॉशिंग सोडा, इसकी पीएच 9 होती है। ठीक है। कपड़े धोने का सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, Na2CO3.10H2, इसमें 10
अणु पानी के होते हैं, क्रिस्टली वाटर है ये, Na2CO3 10H2। और खाने वाला सोडा जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये कड़वा होता है वैसे, तो इसको बेकिंग पाउडर में बदलना पड़ता है। और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसमें कोई खाद्य अम्ल मिलाया जाता है, जैसे इमली मिला देते हैं, टार्टरिक अम्ल, इस तरह से। तो ये बन गया अब बेकिंग पाउडर। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH 14 होती है, सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार है। ठीक है, तो ये कुछ पदार्थ और उनकी pH का मान था। क्षार अभी हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट हम करेंगे लवण और विभिन्न प्रकार के लवण, उनकी परिभाषा और उनके क्या क्या उपयोग है उसके बाद में। और फिर हम अम्ल, क्षार और लवण पर एक साथ MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए पहले भी और आगे भी आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। तो बने रहिए इस चैनल पर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। लाइक करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या और किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ बी विथ मी, सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।